हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी का संचलन। तो पृथ्वी का संचलन हमने लास्ट में पिछले वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में मेंशन किया था। पृथ्वी 3 तरीके से संचलित होती है, मतलब गैलेक्टिक संचलन, घूर्णन और परिक्रमण। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे गैलेक्टिक संचलन क्या होता है। ठीक है, गैलेक्टिक संचलन होता है कि जब पृथ्वी जो होती है वो सौरमंडल के सदस्य के रूप में, ठीक है, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा, मतलब जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, तो उस मिल्की वे या आकाशगंगा की एज ए सोलर सिस्टम के मेंबर के रूप में जो परिक्रमण करती है, ठीक है, जो चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का गैलेक्टिक संचलन। ठीक है, मतलब ये कि जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा लगाता है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो पूरा पूरा सोलर सिस्टम है, वो हमारी आकाशगंगा के अ, हमारी आकाशगंगा का परिक्रमण करती है और उसको हम बोलते हैं गैलेक्टिक संचलन। ठीक है, अगर लिखने के तौर पे इसकी हम बात करते हैं तो जो गैलेक्टिक संचलन हमारा होता है कि पृथ्वी सौर मंडल के सदस्य के रूप में जो हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसके चारों ओर परिक्रमण करती है, उसे हम कहते हैं गैलेक्टिक संचलन। गैलेक्टिक संचलन की जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड क्या पृथ्वी की गैलेक्टिक संचलन की स्पीड होती है। ठीक है, कितने टाइम में पूरा करती है? 250 मिलियन वर्ष में पूरा करती है एक परिक्रमा। मतलब पृथ्वी एक गैलेक्टिक मूवमेंट कितने टाइम में पूरा करती है? 250 मिलियन वर्ष में। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम सोलर ईयर या सौर वर्ष भी कहते हैं, मतलब जो सौर, ठीक है, मतलब यहाँ से निकल के आया है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। तो सौर वर्ष क्या होता है? जो 250 मिलियन ईयर्स में पृथ्वी हमारी आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमण करके एक चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। ठीक है, सोलर ईयर। इस सोलर ईयर, ठीक है, ये होगा हमारा सोलर ईयर। अब क्या कर रहे हैं कि गैलेक्टिक संचलन में जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कई सारी रहस्यमयी घटनाओं की जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, संचलन से जुड़ी जो भी घटनाएं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं बस, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि ये सारे मानव की क्षमता के परे है अभी तक। ठीक है, अब गैलेक्टिक संचलन का एक हम एनिमेशन जिफ फाइल देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, इसमें पृथ्वी है, मून है, सन है, सारे हैं। ये सारे मिल के, मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम वो सारा मिल के, जिसमें क्या अर्थ भी एक मेंबर है सोलर सिस्टम का। तो जो अर्थ सोलर सिस्टम के साथ मिल के हमारी गैलेक्सी का, हमारी आकाशगंगा का, हमारी मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करती है कितने साल में? 250 मिलियन ईयर्स में। उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक संचलन। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर से टॉपिक। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ नए वर्ड्स देखे गैलेक्टिक संचलन में। आकाशगंगा, ठीक है, और सौरमंडल। सौरमंडल आपको ऑलरेडी पता है। आकाशगंगा में आपको एक बार बता देता हूँ कि आकाशगंगा क्या होती है। ढेर सारे मंदाकिनियों के समूह को हम बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। इंग्लिश में, हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, जिसपे हम रहते हैं। ये क्या होती है? ढेर सारे मंदाकिनियों का समूह होता है। अब मंदाकिनी क्या होती है? हजारों करोड़ों और अरबों तारों के जो समूह होता है उसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। मतलब ढेर सारे मंदाकिनियों के समूह को, ढेर सारे में भी हजारों और करोड़ों मंदाकिनियों के समूह को हमने क्या बोला?
क्या बोला, गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा, मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड क्या हुआ, इन्हीं सारे गैलेक्सीज का कलेक्शन हुआ। अगर हम बात करें तो करोड़ों, अगर हिंदी में लिखने की बात करें तो करोड़ों या अरबों मंदाकिनियों के समूह को हमने क्या कहा, गैलेक्सी या ब्रह्मांड का, सॉरी ब्रह्मांड होता है गैलेक्सी, ठीक है। तो टर्म्स यहाँ से क्लियर हुए, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या हुआ, करोड़ों अरबों मंदाकिनियों का समूह। मंदाकिनी क्या हुई, करोड़ों अरबों तारों का समूह। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा, ठीक है। अब आकाशगंगा में हम जिसमें रहते हैं, ठीक है, उसमें कम से कम अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 2 बिलियन स्टार्स हैं उसमें। स्टार्स हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, स्टार्स, 2 बिलियन तारे हैं, ठीक है, किसमें, मिल्की वे में, आकाशगंगा में। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं घूर्णन की। घूर्णन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है। कैसे करती है, अपने ही एक्सिस पे पृथ्वी जो घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म है अक्ष, अगर हम अक्ष की, वैसे हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए अक्ष क्या होती है। तो अक्ष क्या होती है, आभासी रेखा होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र से होके गुजरती है। अब केंद्र से होके गुजर रही है तो सिंपल सी बात है, उसके पास दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ, क्लियर है। मतलब केंद्र से होकर गुजरती है और ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है। वो आभासी रेखा है क्या, अक्ष। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने लट्टू देखा होगा, तो लट्टू के नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसपे लट्टू रोटेट करता है, स्पिन करता है, ठीक है, वो वाला पार्ट क्या होता है, उसका अक्ष होता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि पृथ्वी का अक्ष जो है सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। टिल्ट है मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है जो अक्ष है। तो जब थोड़ा सा झुका है तो सिंपल सी बात है, ये किसके रिस्पेक्ट में, जो हम पृथ्वी का परिक्रमण पथ है उसके रिस्पेक्ट में कुछ कोण बनाते होंगे, अगर झुके हुए हैं तो। बेस से कोण क्या बना रहे हैं कि जो अ, उत्तरी ध्रुव है वो कितना कोण बना रहा है, 23.5 डिग्री का। और जो दक्षिणी वाला ध्रुव है पृथ्वी का, जो मतलब जो नीचे वाला है, वो कितने का बना है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अक्षीय झुकाव, जो ये कोण बना रहा है। अब ये कितना होता है, बस ये अक्षीय झुकाव फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, ठीक है। कितना चेंज होता है, 22 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये चीज हमने लिख दिया, ओके। अब ये जो अक्षीय झुकाव है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। इसका इफेक्ट जो है वो सौर ताप पे पड़ता है, सौर ताप की मात्रा पे। सौर ताप क्या होता है, जो सोलर से, सूर्य से जो हमें टेम्परेचर मिलता है, जो गर्मी मिलती है, उसको हम बोलते हैं सौर ताप, ठीक है। उस पे इस अक्षीय झुकाव का प्रभाव पड़ता है। कितना पड़ता है, जितना ज्यादा झुकाव होगा उतना ज्यादा सौर ताप की मात्रा होगी, ठीक है। मतलब सौर ताप की मात्रा किस पे डिपेंड करिए, झुकाव पे। कम झुकाव होगा कम ताप की मात्रा, ज्यादा झुकाव होगा ज्यादा ताप की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब पृथ्वी जो घूर्णन करती है इसकी दिशा क्या होती है, किस डायरेक्शन में होती है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, ठीक है। ये होती है पश्चिम से पूरब की ओर। अगर आपको याद रखना है कि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा होती है, कैसे होती है, अगर आपको लॉजिकली देखना है इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सन किस साइड में राइज होता है, ईस्ट में। सूर्य जो है वो ईस्ट में राइज होता है, और सूर्य अस्त किस डायरेक्शन में होता है, पश्चिम में। मतलब पूर्व में सूर्य राइज होगा, पश्चिम में सेट होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सोलर सिस्टम में हमारे कौन किसके चक्कर लगा रहा है, जो अर्थ है वो सूर्य के लगा रही है। तो जब अर्थ सूर्य के चक्कर लगा रही है तो सूर्य क्या होगा, फिक्स हुआ अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब जो सूर्य अर्थ के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पे है, तो रोटेशन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, रिवोल्यूशन कौन कर रहा है, परिक्रमण कौन कर रहा है, सूर्य का, सॉरी पृथ्वी कर रही है किसके, सूर्य के। तो जब पृथ्वी पश्चिम से निकलेगी सूर्य, तभी तो वहां पे पूरब से
पश्चिम की ओर जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे रोटेशन की डायरेक्शन चेंज है, तभी तो सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, और सॉरी, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज है रोटेशन की। लेकिन जो पृथ्वी है उसकी घूर्णन की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है। जबकि हमें क्या लगता है कि सूर्य कहाँ से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है और पश्चिम पे सेट हो रहा है, पश्चिम पे सूर्यास्त हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जो घूर्णन की दिशा है वो उसके कारण ऐसा लगता है। ठीक है, तो घूर्णन की दिशा हमारी क्लियर हो गई, पश्चिम से पूरब की ओर। अब घूर्णन की दिशा का जो परिणाम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा। पृथ्वी का जब घूर्णन करती है तो उसका परिणाम ही है कि हमको लगता है कि सूर्योदय किस डायरेक्शन, पूरब में हो रहा है, सूर्यास्त पश्चिम की ओर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें इसका दूसरा परिणाम हो सकता है कि जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, मतलब कृत्रिम उपग्रह को जहां से छोड़ा जाता है, ठीक है, वो हमेशा अधिकतम किस तट पे बनाए जाते हैं, पूर्वी तटों पे बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि जब अर्थ, मतलब पृथ्वी घूर्णन करती है तो वो क्या होता है, सैटेलाइट्स अगर सही से नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं तो वो पानी वाले वाले एरिया में जाके गिरे, मतलब तटीयवर्ती इलाकों में जाके गिरे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, मतलब जो कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा जाता है वो ज्यादातर कोशिश किया जाता है कि अधिकतम पूर्वी तट पर उनको छोड़ा जाए। वो किसी भी देश की बात हो, सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही। पूर्वी तट से छोड़ने से क्या होता है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है, जो अर्थ घूम रही है, घूर्णन कर रही है, उसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर है, तो जो डायरेक्शन होगा, अब इसका वो अपोज करेगा, सैटेलाइट का तो अपोज करेगा, तो वो कहाँ पे जाके गिरने की कोशिश करेगा, महासागरीय इलाके में। ठीक है, इस चीज की बात हम कर रहे थे। अब हम देखेंगे घूर्णन की जो गति थी वो कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। तो पृथ्वी जो घूर्णन कर रही थी उसकी गति गति बेसिकली क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। अगर हम कोशिश करें, समय कितना लगता है घूर्णन का, 24 घंटे लगता है। पृथ्वी को घूर्णन करने का पूरा समय कितना लगता है, 24 घंटे। ठीक है, घूर्णन का परिणाम परिणाम क्या क्या होता है घूर्णन का, दिन और रात क्यों, दिन और रात का होना, दिन और रात का होना क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होता है, क्योंकि वो अपनी एक ही एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसलिए। ठीक है, ऐसा हुआ। दूसरा हुआ किसी विशेष स्थान विशेष के समय का निर्धारण, जो हमारे टाइम जोन के रेक्टिफिकेशंस होते हैं या फिक्सेशंस होते हैं, ये भी किस पे डिपेंड करते हैं, घूर्णन। ठीक है, नेक्स्ट कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो किसके कारण लगता है, घूर्णन के कारण लगता है। तो मतलब क्या, घूर्णन का परिणाम, पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है क्या, कोरियोलिस बल। ठीक है, होता क्या है, ये आभासीय बल है जो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कैसे लगता है ये, ठीक है, किस पे लगता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ये तरल पे और गैस पे ज्यादा लगता है। ठीक है, मतलब तरल पानी वगैरह पे, और गैस मतलब हवा वगैरह पे ज्यादा लगता है। ठीक है, प्रभावित प्रभावित क्या करता है, दिशा को प्रभावित करता है हमारी, मतलब कोरियोलिस फोर्स किसको अफेक्ट कर सकता है, या कोरियोलिस बल जो होता है हमारे दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे मान सकते हैं इसको, तो कोरियोलिस बल, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कोरियोलिस बल का रियल लाइफ का, कि जैसे आपने झूला देखा होगा, जो सरफेस वाला झूला होता है उस पे क्या होता है, सरफेस अलग घूम रहा होता है। ठीक है, उसके ऊपर तीन चार चेयर होती हैं और टेबल लगे होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो अलग से घूमते हैं। तो अगर हम उस पे बैठ के, ठीक है, उस वाले टेबल पे बैठ के एक दूसरे को बॉल पास करने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, वो झूला तो घूम रहा है, अब उस पे बैठे हैं, हम बॉल को क्या कर रहे हैं, सामने फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले के पास। लेकिन वो बॉल क्या करेगी, सामने वाले के पास ना जा करके कहाँ पे चली जाएगी, वो सामने वाले के बगल में चली जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां वो गैस को ज्यादा प्रभावित करता है, कौन, कोरियोलिस बल, वहां पे कोरियोलिस बल लग रहा है, इस वजह से ऐसा हो। ठीक है? और तरल में भी ज्यादातर प्रभावित करता है। ये चीज हमने सीखी यहाँ से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कोरियोलिस फोर्स का। लेट्स सी, ये आपका है, यहाँ पे ये सामने वाला क्या कर रहा है, बॉल पास करने की कोशिश कर रहा है सामने वाले को, लेकिन बॉल सामने ना जाके साइड में चली जा रही है। ठीक है, क्यों, हवा के प्रेशर के कारण। ठीक है,
ये था आपका ये फिगर। ये था आपका। उम्मीद है आपको कोरियोलिस बल समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप चलती ट्रेन में बैठ से हैं, ठीक है? और ट्रेन अगर खुली नहीं है, ठीक? चलती ट्रेन में बैठ रहे हैं और बॉल को आप उछाल रहे हैं, तो बॉल आपके हाथ में वापस आके गिरेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप बाइक पे बैठ के और बॉल को उछाल रहे हैं ऊपर, फिर तो क्या होगा? बॉल आपकी जब तक नीचे आएगी तब तक आप बहुत ज़्यादा आगे जा चुके रहोगे। तो ये भी कुछ वैसा एग्जांपल हो सकता है कोरियोलिस बल का, ठीक है? समझने के लिए अब कोरियोलिस बल का हम यहाँ पे देखें इफेक्ट, तो कह सकते हैं कि जैसे अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है? और कोई फ्लाइट है जो दिल्ली से टेक ऑफ करती है, उसको पहुंचना है सऊदी अरेबिया। वहां पे वो जाते जाते फ्लाइट, क्योंकि दिल्ली से जो जोन है सऊदी अरेबिया का, वहां पे जाने के लिए जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो वहां पे फोर्स कोरियोलिस फोर्स वगैरह लगती है, क्योंकि वहां पे हवाएं रहती हैं या नहीं रहती हैं? रहती हैं। तो क्या होता है, प्लेन पे थोड़ा हवा का, थोड़ा वातावरण का जो इफेक्ट होता है, उससे प्लेन थोड़ा सीधा ना जाके थोड़ा टेढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है? वैसे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस समझने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है? अब कोरियोलिस फोर्स, बात ये है कि ज्यादा कहाँ लगता है, ध्रुवों पे ज्यादा लगेगा कोरियोलिस फोर्स। ध्रुवों पे ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि जो अर्थ है उसका उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं जो होती है वो बहुत तेज चलती है, ठीक है? धाराएं मतलब हवा की धाराएं वो तेज चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन अथवा समुद्री धाराएं दाहिनी ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, विक्षेपित होती है। मुड़ने का मतलब होता है विक्षेपित होना, ठीक है? अब कोरियोलिस बल का परिमाण दो बातों पर निर्भर करता है। पहले यहाँ से हम दो चीजें क्लियर करें। उत्तर गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। कौन? हवाएं या समुद्री धाराएं, ठीक है? कोरियोलिस फोर्स की। अब जो कोरियोलिस बल का परिमाण होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, अक्षांश पे और गतिमान पदार्थ की गति पे। अक्षांश पे कैसे? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कोरियोलिस बल बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ध्रुवों पे बहाव इसका ज्यादा होता है, ठीक है? तो ध्रुव 20 की साइड में पड़ता है। ऊपर की साइड में जाएंगे तो दाहिनी ओर होगा हवा का, या हाँ, हवा का ही बहाव, ठीक है? दाहिनी ओर होगा। और नीचे की साइड में जाएंगे दक्षिणी ध्रुव पे तो बाईं ओर होगा, ठीक है? और जैसे ही विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो कोरियोलिस बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पे कोरियोलिस बल ज्यादा होता है। और हम बीच से जाना स्टार्ट करें, ऊपर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे दक्षिणी ध्रुव पे जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा है कि कोरियोलिस बल जो होता है वो गतिमान पदार्थ की गति के समानुपातिक होता है। मतलब जो पदार्थ जिस डायरेक्शन में गतिमान होगा उसी के समानुपाती हो। सिंपल सी बात है, अब ध्रुवों पे है, कोरियोलिस बल जहाँ पे ज्यादा होगा, वस्तु भी तो उसी उसी साइड में गतिमान होगी, और उस साइड में अगर गतिमान है तो कोरियोलिस बल उस पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब ज्वार-भाटा, ठीक है? ज्वार-भाटा भी किसके कारण आता है? घूर्णन, ठीक है? दिन और रात का होना किसके कारण हो रहा है? घूर्णन के कारण। मौसम घूर्णन के कारण नहीं चेंज होते हैं, ध्यान रखना आप, सिर्फ दिन और रात घूर्णन के कारण होते हैं, ठीक है? मौसम किसके कारण होता है वो अभी हम आगे इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। घूर्णन का जो दूसरा इफेक्ट हमने देखा, दूसरा परिणाम देखा, वो ज्वार भाटा होता है। अब ज्वार भाटा क्या होता है बेसिकली? ज्वार भाटा होता है कि जब जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वैसे चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा के पृथ्वी का चक्कर जो लगाता है वो 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है? उस टाइम पीरियड में अब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पृथ्वी पर या पृथ्वी पर लगता रहता है, ठीक है? तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी पे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज्वार-भाटा। मतलब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका रिजल्ट क्या होता है? ज्वार-भाटा, ठीक है? समुद्री इलाकों में वैसे ज्यादा आता है। आता तो तालाब वगैरह में भी है, पर वहां पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उतना पानी या वो सब नहीं होता, तो उस पे इतना प्रभाव ज्वार-भाटा का दिखता नहीं, समुद्री एरिया में ज्यादा।
ज्वार प्रोसेस जो होती है वो पानी को जो ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा का होता है गुरुत्वीय बल, वो पानी पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है, तो उसको ज्वार बोलते हैं। भाटा तब होता है जब वो गुरुत्वीय बल कम होता है चंद्रमा का पृथ्वी पर, तो वो पानी नीचे आने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं ज्वार और भाटा। ठीक है, प्रोसेस होती है। ज्वार कब होगा? जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ पानी जा रहा है तो मतलब चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगा रहा है। भाटा मतलब जब कम लगा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा भी किसका परिणाम है? घूर्णन का। दिन और रात का होना भी किसका परिणाम है? घूर्णन का। ठीक है, अब आते हैं हम परिक्रमण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिक्रमण। वैसे तो मैंने आपको परिक्रमण बता रखा है कि परिक्रमण होता क्या है। पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ठीक है, घूर्णन के साथ साथ घूर्णन तो करती ही है, घूर्णन करते करते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, जो पथ होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है इसलिए सूर्य जो हमारा है वो हमारा हमेशा सेंटर में नहीं पड़ता है, मतलब कभी पृथ्वी सूर्य से दूर पड़ती है, कभी सूर्य से नजदीक पड़ती है, बट बराबर कभी नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब रेडियस इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पथ इसका अंडाकार है। एक तुम यहाँ से एक लॉजिक ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसकी जो औसत दूरी होती है, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी होती है वो होती है 150 बिलियन। ठीक है, लेकिन अगर हम, सॉरी गलती हो गई, औसत दूरी जो चक्कर लगाने की वो 150 किलोमीटर। एक सेकेंड, जस्ट मैं कंफर्म करता हूँ फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, कंफ्यूजन दूर हो गई है। जो पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है, ठीक है, इस अंडाकार पथ की हम बात कर रहे हैं, अंडाकार पथ के रिस्पेक्ट में बात करें, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है और वो 150 मिलियन किलोमीटर आ रही है। ठीक है, जिसको हम 1500 करोड़ किलोमीटर भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, ब्रेक चाहिए। चलिए, थोड़ा वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए स्टक हो रहा था सिस्टम। आइए बैक आते हैं टॉपिक पे। दूरी की बात कर रहे थे हम, तो जो अंडाकार पथ पे पृथ्वी की सूर्य से दूरी हो रही थी हम उसको काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो औसत दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस, वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। इसको अगर किलोमीटर्स के तौर पे हम रिप्रेजेंट करें तो 1500 करोड़ किलोमीटर के आसपास आएगी। ठीक है, अब आते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है इस अंडाकार पथ पर पृथ्वी का कि जब वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है अपने इस अंडाकार पथ पर, मतलब परिक्रमण करते समय पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम बोलते हैं उपसौर। उपसौर, परिक्रमण करते समय पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम बोलते हैं उपसौर। ये अधिकतम दूरी कितनी होती है? 153 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये होता कब है? 4 जुलाई को होता है। ठीक है, उपसौर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियन उपसौर होता कब है? जब 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि परिक्रमा करते समय पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे दूर होती है, उस टाइम को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अब उपसौर। उपसौर क्या होता है? जो मिनिमम दूरी पे होती है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो कम से कम जो दूरी होती है किस टाइम पे? परिक्रमण करते समय, उसको हम बोलते हैं उपसौर। ठीक है, कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर। ये कब होता है? उपसौर होता है 4 जनवरी को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। अपसौर को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक है, दूरी की अगर बात करते हैं तो 153 मिलियन किलोमीटर होता है अपसौर में और 147 मिलियन किलोमीटर होता है उपसौर में। ठीक है, अब जब ताप की मात्रा उपसौर में
न्यूनतम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सौर ताप की अगर हम बात करते हैं, या ज्यादा होगी? चलो ये आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। अब ये जो उपसौर और अपसौर होता है इसका दूरी में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? ठीक है, मतलब जो भी उपसौर और अपसौर हो रहा है इसके प्रभाव क्या है? मतलब दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव क्या हो रहा है? सौर ताप कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। जब ज्यादा नजदीक में होगे तो कमेंट में बताइए क्या होगा, और जब ज्यादा पास दूर होंगे तो क्या होगा, फिर भी कमेंट में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं कि यदि पृथ्वी का परिक्रमण पथ, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि पृथ्वी का परिक्रमण पथ पूर्ण वृत्त होता तो भारत में गर्मी अधिक पड़ती। अब इस पे आपको ग्लोबल लेवल पे देखना होगा, मैप में भारत कहाँ पड़ रहा है, उसके बाद ध्रुवों को उसके ध्रुवों के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कीजिए। ठीक है। तो आंसर मैं इसका नहीं बताऊंगा, आंसर आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर जस्ट सामने आपके रिप्रेजेंट है, बस आपको लॉजिक करेक्ट करना। ठीक है। ये रीजन है, चलिए जी आगे चलते हैं। परिक्रमण के मुख्य रूप से दो प्रभाव, घूर्णन के दो प्रभाव हुए थे। कौन कौन से? घूर्णन से हो रहा था हमारा दिन रात हो रहा था, और ज्वार भाटा। ठीक है। वैसे ज्वार भाटा तालाब, झील, नदियों इन सब में भी आता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि बल का अनुभव नहीं किया जाता है, क्योंकि उतनी ज्यादा मात्रा में पानी वगैरह नहीं रहता इस वजह से। ठीक है। बाकी आता हर जगह, पर अनुभव सिर्फ हम समुद्र वगैरह में करते हैं, जहाँ पे ज्यादा वाटर लेवल है। ठीक है। वहाँ पे वाटर लेवल नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है वहाँ पे। परिक्रमण के मुख्य रूप से दो प्रभाव हैं, और ये प्रभाव जहां जहां पे स्पष्ट रूप से दिखता है वहां ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब ऋतु परिवर्तन जो होता है, सीजन चेंज, वो किसके रीजन से होता है? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। परिक्रमण को रिवॉल्यूशन के रीजन से क्या होता है? सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन। अब एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये लगाना है कि परिक्रमण जो होता है वो पृथ्वी सूर्य का एक साल में कंप्लीट करती है। ठीक है। 360 दिन या 365 दिन, 364 दिन, कभी कभी 365 दिन। ठीक है। सॉरी, 365 दिन, 366 दिन लीप ईयर होता है वो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको, बट होना नहीं, करेक्ट वाला कमेंट में बताने की कोशिश करें। तो ये था आपका सीजनल चेंज। ठीक है। पहला प्रभाव क्या हुआ कि ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। सूर्य की लंबवत या लंबवत किरणों की अवस्थिति में परिवर्तन कितना हो सकता है? 23.5 से उत्तर से 23.5 दक्षिण तक हो सकता है, क्योंकि टिल्ट की जब मैंने बताया था अभी, एक्सिस जो अर्थ का एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो थोड़ा सा तिरछा है। ऊपर कितना तिरछा है? 23.5। नीचे कितना है? 66.5। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण लोग कहते हैं। ठीक है। ये था आपका सीजनल चेंज। अब सीजनल चेंज क्यों होता है? क्योंकि किरणों की अवस्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए होता है। ठीक है। ये फिगर में आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट आते हैं वार्षिक स्तर पे स्थान विशेष पर दिन की लंबाई में अंतर। कभी कभी लगता है दिन ज्यादा बड़े हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, रातें ज्यादा बड़ी हो रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा रीजन ये है। ठीक है। ये किस वजह से होता है? परिक्रमण की वजह से होता है। सीजनल चेंज और दिन और रात की लंबाई में फर्क, ये किसके कारण होता है? परिक्रमण। ठीक है। रिवोल्यूशन। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि, ठीक है,
आई होप आपका तीनों क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी के जो तीनों मूवमेंट्स हैं, ठीक है, गैलेक्टिक और रोटेशनल और अच्छा हिंदी में, ठीक है। सबसे पहला गैलेक्टिक, गैलेक्टिक हमारा गैलेक्टिक ही रहेगा। और एक मिनट, चलिए। सबसे पहला गैलेक्टिक संचलन, दूसरा घूर्णन और तीसरा परिक्रमण, ठीक है। गैलेक्टिक को इंग्लिश में गैलेक्टिक ही बोलेंगे, घूर्णन को क्या बोलेंगे और परिक्रमण को क्या बोलेंगे? परिक्रमण को बोलेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है, यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 0 डिग्री होता, अभी आप झुकाव की अक्षीय अक्षीय झुकाव अक्ष क्या था? एक आभासी रेखा थी जो केंद्र से होकर ध्रुवों तक जाती थी, ठीक है। उसका जो झुकाव है वो 0 डिग्री होता। 0 डिग्री मतलब वो सीधा होता या 90 डिग्री? 0 डिग्री मतलब सीधा, ठीक है। तो हर एक स्थान पे तापमान सालों बराबर होता, अर्थात ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या गलत है, ठीक है। अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं स्टेटमेंट को। ये आपका स्टेटमेंट है, इसको आपको बताना है कि ये क्या है, सही है या गलत है। तो हमने देखा अक्षीय झुकाव, ठीक है। हमने ये देखा, तो क्वेश्चन में दिया है ऋतु परिवर्तन नहीं होता। पहली चीज तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। घूर्णन के कारण नहीं होता। घूर्णन के कारण दिन रात होता है, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा है कि तापमान सालों बराबर होता है। अब यहाँ पे तापमान की बात हो रही है, तो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे देखते हैं सौर ताप, ठीक है। परिक्रमण के कारण सौर ताप जो होता है वो एक्सियल उस पे उसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये कि विश्व के हर एक स्थान पर, मतलब विश्व के किसी भी स्थान पर अगर हम वार्षिक स्तर पे बात करें, 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने का रात होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वार्षिक स्तर पे हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। जितना दिन होता है उतना ही रात होता है, ठीक है। क्योंकि रोटेशन रिवोल्यूशन जो गैलेक्टिक गैलेक्टिक का तो वैसे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर ये दोनों बराबर हावी होते हैं, ठीक है। इस रीजन से दिन और रात दोनों 6 6 महीने का हो, ऐसा ही होता ही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से अक्षांश में सौर ताप की दैनिक मात्रा अधिक होगी? ध्रुव मतलब सबसे पोल्स पे ऊपर नीचे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या विषुवत रेखा, या फिर कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। अपोजिशन को जानने की कोशिश कीजिए। विषुवत रेखा कहाँ पे पड़ रही है, कर्क रेखा कहाँ पे पड़ रही है, मकर रेखा कहाँ पे पड़ रही है। कर्क रेखा ऊपर साइड में पड़ रही है, मकर रेखा नीचे साइड में पड़ेगी, विषुवत रेखा बीच में, ध्रुव तुम्हारे सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है। ध्रुव पे क्या होगा, ज्यादा मात्रा दैनिक स्तर पे तो ज्यादा होगा सौर ताप, लेकिन रात में कम हो जाएगा। विषुवत रेखा पे अधिकतम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क विषुवत रेखा पे ही पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा टाइम विषुवत रेखा कहाँ पे पड़ती है? मिडिल में पड़ती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा वहां पे पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा सनलाइट सौर ताप सोलर टेम्परेचर वहां पे आ रहा है, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा पे एक पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए जा सकते हैं, बट हमेशा के लिए नहीं होगा, ज्यादा मात्रा में भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवोल्यूट कर रही है, रोटेट कर रही है, इस वजह से, ठीक है। तो घूर्णन कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है, इस वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी अक्षांश पर 15 दिसंबर को किसी व्यक्ति की छाया सबसे लंबी होगी? किस अक्षांश पर, ठीक है।
एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 15 दिसंबर को किसी व्यक्ति की छाया सबसे लंबी होगी? उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, कर्क रेखा या मकर रेखा पे? तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो लंबवत किरणें थी उससे सबसे दूर जो स्थान होगा वहां पर छाया की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। अब आपको इतना देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा दूर कौन पड़ता है लंबवत किरणों से। उत्तरी ध्रुव पड़ेगा, दक्षिणी ध्रुव पड़ेगा, कर्क रेखा या मकर रेखा। ठीक है, ये था आपके लिए आंसर, नहीं बता रहा हूँ, कमेंट में बात कीजिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। सीरीज को हम कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में पूरा खत्म करने की मैक्सिमम। बाकी देखते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।